नमस्कार दर्शकों, 2016 की विदाई नजदीक है और शुरुआत हो रही है एक नए वर्ष की। 2017 के शुभारंभ से पहले मैं शरद राजवंशी और मैं चारू अपने दर्शकों को सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि ये साल आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। दोस्तों, एक नई उम्मीद और उमंग के साथ हम 2017 में प्रवेश करने को तैयार हैं। लेकिन बीता ये साल हमारे जनपद बिजनौर के लिए कैसा रहा? और इस साल में ऐसी कौन सी वो घटनाएं हुई जिन्हें ये जनपद शायद कभी न भुला पाए। ऐसी ही खबरों से भरा सफरनामा लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि साल 2016 के सफरनामे में हमने उन खबरों को लिया है जिनका प्रभाव जनपद भर में एक कोने से दूसरे कोने तक हुआ। तो आइए शुरू करते हैं साल 2016 का सफरनामा। सफरनामे को साल के शुरुआती दौर से शुरू करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की। दोस्तों, वैसे तो जिला पंचायत चुनाव सूबे भर में थे, लेकिन बिजनौर जिले में जिला पंचायत चुनाव का समा और समीकरण कुछ अलग ही थे। जनपद बिजनौर में समाजवादी पार्टी दो गुटों में बटी थी। समाजवादी पार्टी से सदर विधायिका कुंवर रानी रुचि वीरा के पति उदयन वीरा समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का टिकट मांग रहे थे। समाजवादी पार्टी ने बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पूर्व राज्य मंत्री एवं नगीना विधायक मनोज पारस की पत्नी नीलम पारस को प्रत्याशी बनाया, लेकिन टिकट न मिलने के बाद भी कुंवर रानी रुचि वीरा ने हार नहीं मानी और पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ ही मैदान में उतरते हुए बिगुल फूंक दिया। बगावत का राग अलापना शुरू हो गया। पार्टी से विद्रोह की ये गूंज लखनऊ तक पहुंची और सदर विधायिका, उनके पति उदयन वीरा, पूर्व सांसद इंजीनियर यशवीर सिंह सहित कई लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन पहले से ही चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुकी कुंवर रानी रुचि वीरा के खेमे ने पार्टी से बाहर का रास्ता देखने के बाद भी पैर पीछे नहीं हटाया। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव अब सिर्फ एक कुर्सी का नहीं, बल्कि बिजनौर में समाजवादी पार्टी के दो दिग्गजों की साख का चुनाव बन चुका था। चुनाव से पहले कुंवर रानी रुचि वीरा खेमे को हर तरीके से पार्टी ने अपनी पकड़ का नमूना पेश कर दिया। दूसरी तरफ हर नए किस्से के साथ कुंवर रानी रुचि वीरा खेमे का अब इस चुनाव में आना और जीत कर अपनी साख बचाने का इरादा मजबूत होता जा रहा था। कुंवर रानी रुचि वीरा खेमे को पार्टी से बगावत का खमियाजा जहां पार्टी से बाहर का रास्ता देखकर मिला, उधर इस चुनाव में सबसे खास बात यह रही कि समाजवादी पार्टी के विपक्ष में रहने वाली भाजपा, बसपा, शिवसेना के सदस्यों ने भी सपा से विधायक बनी और अपने पति को जिला अध्यक्ष चुनाव लड़ा रही सदर विधायिका रुचि वीरा को अपना समर्थन दे दिया। हालांकि उदयन वीरा पर जिला पंचायत सदस्य के अपहरण का आरोप भी लगा, लेकिन सपा प्रत्याशी नीलम पारस के सामने उदयन वीरा ने खुलेआम नामांकन कराया और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावी घमासान में तेजी ला दी। नामांकन के बाद कोर्ट के आदेश पर उदयन वीरा के घर पुलिस की छापेमारी हुई। छापेमारी करीब 2 घंटे तक चली, लेकिन पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। उदयन वीरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने गैर जमानती वारंट इशू नहीं किया। जिला पंचायत सदस्य के अपहरण मामले में छापेमारी के बाद नया मोड़ उस वक्त सामने आया जब खुद जिप सदस्य ने अपने अपहरण की बात को एक सिरे से नकार दिया। अध्यक्ष पद की कुर्सी पाने के लिए अब दोनों गुट अपना स्वरस लगाने पर जुट गए। चुनाव से ठीक पहले सदर विधायिका रुचि वीरा ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी से कोई निलंबन पत्र नहीं मिला है और उनके पति के जीतने के बाद निलंबन का दावा करने वाले लोग उनके गले में मालाएं डालते मिलेंगे। आखिरकार चुनाव का दिन आया और 7 जनवरी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई और नतीजे सामने आए। चुनाव में सदर विधायिका रुचि वीरा के पति उदयन वीरा ने सपा प्रत्याशी नीलम पारस को 6 मतों से हराकर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया। जिला पंचायत चुनाव के बाद बारी ब्लॉक प्रमुखी की थी, लेकिन ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में ज्यादा उठापटक देखने को नहीं मिली और जनपद भर में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुए। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया। साल के कुछ और महीने निकले और फिर जनपद में वो हुआ जिससे पूरे देश में जिला बिजनौर का नाम गूंज उठा। ये मामला था सहसपुर में एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की हत्या का। एनआईए डिप्टी एसपी तंजील अहमद को
योजनाबद्ध तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उस वक्त मौत के घाट उतार दिया गया था जब तंजील अपनी फैमिली के साथ एक शादी समारोह से लौट रही थी। इस हमले में तंजील अहमद की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिन्होंने अस्पताल में कुछ दिनों के बाद दम तोड़ दिया था। हमले में खुद तंजील अहमद के 8 गोलियां लगी थी। देश की सबसे बड़ी एजेंसी के जांबाज अधिकारी की बिजनौर की धरती पर हत्या कर देने के मामले भी जनपद के लिए कलंक साबित हुआ। हत्या के बाद खुद डीजीपी जावेद अहमद, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी और कई जांच एजेंसियां बिजनौर में कैंप कर रही थी। खुद डीजीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच के चलते 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। लंबे समय तक चली पुलिस और जांच एजेंसियों की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कई अहम सुराग के बिना पर तंजील के हत्यारों का पता लगाया, लेकिन जो कुछ सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस के अनुसार तो तंजील की हत्या सहसपुर के ही रहने वाले मुनीर नामक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर की थी। हत्यारोपी मुनीर पर अलीगढ़ में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मुनीर की धरपकड़ के लिए कई जिलों में दबिश दी, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग पाया। एनआईए अधिकारी के हत्यारोपी पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। फरार मुनीर की पकड़ न होने पर पुलिस ने इनामी राशि बढ़ाकर 50,000 से 2 लाख रुपए कर दी। पुलिस ने घटना का खुलासा किया और मुनीर के साथियों तंजीम और रिजवान को गिरफ्तार किया। हालांकि हत्या का मास्टरमाइंड मुनीर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। उधर घटना के 11 दिनों के बाद अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही तंजील की पत्नी आखिरकार मौत से हार गई और अस्पताल में दम तोड़ दिया। सीजीएम कोर्ट ने मुनीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट और उसके मकान दुकान की कुर्की के आदेश कर दिए। मुनीर की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें प्रयास कर रही थी। आखिरकार वो दिन सामने आया जब एनआईए अधिकारी का हत्यारोपी मुनीर एसटीएफ के हत्थे चढ़ा। एसटीएफ ने मुनीर को गाजियाबाद से हिरासत में लिया। हत्यारा पकड़ा गया तो तंजील के परिजनों ने भी राहत की सांस ली। गिरफ्तारी के बाद मुनीर को कड़ी सुरक्षा के बीच बिजनौर सीजीएम कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, जहां से उसे बिजनौर कारागार भेज दिया गया। उधर धामपुर में पीएनबी बैंक शाखा में हुई 91 लाख लूट मामले में भी मुनीर को रिमांड पर लिया गया। रिमांड के लिए मुनीर को धामपुर पीएनबी शाखा लाया गया और घटना की जानकारी ली गई। बेहद कम समय में चर्चाओं का विषय बन चुके मुनीर को देखने के लिए लोगों में कौतूहल रहा। मुनीर ने अपने साथी साउथ के साथ कैश वैन लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। मुनीर की निशानदेही पर धामपुर पुलिस ने एक i10 कार और लूट की रकम में से 10 लाख कैश बरामद किया। सूत्रों के हवाले से भी खबर लगी कि रिमांड के दौरान मुनीर ज्यादा चुप ही रहा और उसे अपने किसी भी कृत्य पर कोई पछतावा नहीं रहा। हालांकि एनआईए अधिकारी तंजील अहमद के हत्यारे अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन एक जांच एजेंसी के जांबाज अधिकारी की निर्मम हत्या बिजनौर की धरती पर होना भी बिजनौर को देश भर में सुर्खियों में कर गया। तो दोस्तों, सफरनामे में बात करते हैं धर्मगुरु की अश्लील वीडियो। बिजनौर में एक धर्मगुरु की अश्लील वीडियो वायरल होने पर जनपद भर में खूब हंगामा चला। बिजनौर जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अनवारुल हक की सेक्स वीडियो वायरल हुई तो बात बिजनौर ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक पहुंची। मौलाना अनवारुल हक का नाम जनपद में किसी के लिए अनजाना नहीं रहा, क्योंकि ये मौलाना अक्सर मुद्दों को उठाकर अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियों में बने रहते थे। लेकिन एक सेक्स वीडियो मौलाना को इतनी सुर्खियों में ला देगा, ऐसा किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कल तक इन मौलाना की एक आवाज पर जहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आते थे, वहीं मौलाना अपनी करतूतों की वजह से संगीन आरोपों में घिरकर लोगों की आलोचनाओं का शिकार बन गए। आरोप लगा मौलाना पर कि उन्होंने एक महिला को तंत्र मंत्र के जरिए इलाज के बहाने एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और फिर जो हुआ वो इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मौलाना उसे इलाज के बहाने कलियर के एक होटल के कमरे में ले जाकर बलात्कार करने का प्रयास किया था। करतूत के बाद मौलाना को लोगों के हाथों पीटना भी पड़ा और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उधर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरी दास्तां बयान की और मौलाना के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मौलाना के खिलाफ 376 और 120 बी धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब आरोपी मौलाना ने पुलिस अधीक्षक के स्टार उतरवाने की धमकी दे डाली। पुलिस अधीक्षक को धमकी देने के बाद मौलाना के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया और गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए गए। मौलाना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बिजनौर की जामा मस्जिद में छापेमारी की
लेकिन छापेमारी में पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि मौलाना अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, लेकिन कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी मौलाना के घर की कुर्की के आदेश तक दे दिए। कोर्ट के आदेश पर मौलाना के घर की कुर्की की गई, लेकिन अब जनता के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। इसलिए कुर्की के वक्त पुलिस को किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। घर की कुर्की के बाद जब मौलाना को लगा कि शायद अब बच पाना मुश्किल है, तो 5000 के इनामी मौलाना ने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। ये खबर भी इस साल के सफरनामे में इसलिए बेहद जरूरी थी कि जनता किसी भी धर्म गुरुओं पर आंख बंद करके विश्वास ना करे। बिजनौर का वासु कांड भी लगभग 1.5 महीने तक चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल बिजनौर के बकली कॉलोनी में रहने वाला कक्षा 7 का छात्र उस वक्त संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था जब वासु अपने स्कूल से घर वापस लौट रहा था। वासु नगर के एयर इंटरनेशनल स्कूल का छात्र था और छुट्टी के बाद रिक्शा से घर लौटते वक्त लापता हो गया था। परिजनों ने वासु के अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत की, लेकिन इस मामले में पुलिस तत्परता से कुछ कर नहीं पाई। दिन बीतते गए और वासु की बरामदगी न होने के कारण एक तरफ जहां परिजनों की चिंता भी बढ़ती गई, वहीं पुलिस की निष्क्रियता के चलते परिजनों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ता रहा और लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर पुलिस प्रशासन को चूड़ियां तक भेंट कर डाली और प्रदर्शनकारी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए। वासु की बरामदगी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी परिजनों के समर्थक में उतर आई और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिजनों और जनाक्रोश के दबाव के चलते पुलिस ने वासु के रिक्शा चालक को जेल भेजकर मामले को कुछ शांत करने का प्रयास किया। अभी तक वासु की बरामदगी नहीं हो पाने से परिजन भी पुलिस की इस कार्यशैली से संदेह में थे। घटना के लगभग 45 दिन बीत जाने के बाद वासु का कंकाल बरामद हुआ। वासु के अपहरण हत्या में जो कुछ सामने आया वो सब कुछ बेहद चौंकाने वाला था। दरअसल चंद पैसों की खातिर वासु के सगे फुफेरे भाई राजकुमार ने ही उसका अपहरण कर पहचाने जाने के डर से वासु की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया था। मासूम वासु के अपहरण के बाद हत्या की इस घटना से बिजनौर शहर ही नहीं बल्कि पूरे जनपद का माहौल गमगीन रहा और लोग इस घटना से यह सोचने पर मजबूर हो गए कि अपनों पर विश्वास किया जाए तो कहां तक। को 14 जुलाई को वासु नाम के एक बच्चे का अपहरण स्कूल से लौटते समय किया गया था। उस अपहरण से संबंधित अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। जो मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है वो वासु के बुआ का लड़का है राजकुमार। फिरौती के लिए इन लोगों ने अपहरण किया था। जब स्कूल से वासु आ रहा था तो राजकुमार चूँकि उसकी बुआ का लड़का है, इसके कहने पे वो इसके मित्र राहुल के साथ बाइक पे बैठ गया और इन लोगों ने छतावर रोड पे गंगावाला के जंगल के आगे ले जाके इसकी गला काट के हत्या कर दी। तो दोस्तों 2016 का ये साल जाते जाते बिजनौर को कुछ ऐसे नासूर दे गया जिससे उत्तर प्रदेश में अपनी गंगा जुमनी तहजीब और आपसी भाईचारे के लिए जाने जाने वाले बिजनौर पर ऐसा बदनुमा दाग लगा जिससे कई घरों के चिराग तो बुझे ही, लेकिन गांव पेंदा में हिंदू मुसलमानों के बीच एक कभी न भरने वाली खाई भी खोद गया। ये घटना है बिजनौर के पेदा गांव की। बिजनौर से महज कुछ दूरी पर स्थित गांव पेदा में अभी तक हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 16 सितंबर को महज छोटी सी एक बात को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग में एक ही समुदाय के 3 लोगों की मौत हो गई। गांव में हुई इस सांप्रदायिक हिंसा की गूंज बिजनौर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक जा पहुंची। गांव में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने NH 119 पर सब रखकर हंगामा किया। स्थिति देख पुलिस और प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। खुद ADG लॉ एंड ऑर्डर और प्रमुख सचिव को बिजनौर आना पड़ा। गोली कांड में स्थानीय पुलिस भी आरोपी के घेरे में रही। आरोप था कि वारदात की सूचना चौकी पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर समय रहते पुलिस मौके पर पहुंचती तो शायद मंजर कुछ और हो सकता था। बहरहाल वारदात के बाद चौकी प्रभारी और एक कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव के चलते सस्पेंड कर दिया गया और तनावपूर्ण माहौल के बीच गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव में शांति व्यवस्था और सुरक्षा के लिए एक चौकी बनाई गई और गांव में बनी शराब की दुकान भी हटवा दी गई। पूरे जनपद में धारा 144 लागू की गई और प्रभावित क्षेत्रों पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को
पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाले, लेकिन पेदा के हालात ये थे कि इस कांड के बाद गांव खाली हो गया। प्रशासन ने भी लोगों को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए घर वापसी का आह्वान किया। घटना के बाद आपसी भाईचारे की टूटी इस डोर को फिर जोड़ने के लिए जगह जगह शांति मार्च निकाले गए। बिजनौर के छोटे से गांव में हुई इस घटना की गूंज बहुत ऊपर तक गई और मामले में दौर शुरू हुआ राजनीतिक लोगों की एंट्री का, लेकिन प्रशासन ने नेताओं को गांव में जाने से रोक दिया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, बसपा नेता राशिद अलवी सहित तमाम नेता बिजनौर पहुंचे। गांव में धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती नजर आ रही थी, लेकिन भाजपा नेता और एडवोकेट ऐश्वर्या चौधरी उर्फ मौसम एडवोकेट का नाम इस कांड से जुड़ते ही एक बार फिर जिले भर में हंगामा शुरू हो गया। वकील हड़ताल पर चले गए और सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया। जिला बार एसोसिएशन ने बैनर तले वकीलों ने जमकर हंगामा किया। उधर पेंड्रा कांड में निर्दोषों को फंसाए जाने के विरोध में जाट महासभा ने सदर विधायिका रुचि वीरा का पुतला भी फूका और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग शुरू हो गई। पेदा कांड में निष्पक्ष कार्यवाही की मांग को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद के सदर ने भी जिलाधिकारी से मुलाकात की। उधर बार एसोसिएशन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी पहली बार इस कांड में सामने आई और ऐश्वर्या चौधरी को गलत तरीके से फंसाए जाने का आरोप लगाने लगी। रोजाना कहीं कहीं नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन चलते रहे। आखिर पुलिस ने इस कांड में ऐश्वर्या चौधरी को मुख्य आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया, लेकिन पुलिस ने आरोपी ऐश्वर्या चौधरी को जेल भेज दिया। ऐश्वर्या चौधरी अभी जेल में है, लेकिन उनके बाद भी गांव में पलायन की खबर से पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई। लोग अपने मकानों को बेचने के लिए मजबूर होने लगे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने तुरंत स्थिति संभाली और लोगों को भरोसा दिलाया, लेकिन गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया पुलिस ने गांव के ज्यादातर पुरुषों को जेल में बंद कर दिया, जिससे घर में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले में भारी तत्वों के होने की बात भी सामने आती रही और गांव में भारी संख्या में पीएससी बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल साल के अंत तक पेदा शांत हो गया, लेकिन इस कांड के बाद जो जख्म गांव और इस जनपद को मिले वो शायद ही कभी भर पाएंगे। पीएम मोदी के नोटबंदी का असर जनपद में भी व्यापक रूप से देखने को मिला। 8 नवंबर को पीएम मोदी द्वारा 500 और 1000 की नोटबंदी के फरमान के बाद जनपद में हड़कंप सा मच गया। इधर नोट बंद हुए, उधर लोगों ने अपने पुराने और 1000 के नोटों को ठिकाने लगाने की जुगत शुरू कर दी। हालांकि 31 दिसंबर तक ये नोट बैंकों में जमा होते रहे, लेकिन आरबीआई से रोज आती नई गाइडलाइनों के कारण लोगों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती रही। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद 2000 और 500 के नए नोट मार्केट में आए, लेकिन अभी ये करेंसी पर्याप्त मात्रा में मार्केट में न आने के कारण लोगों की समस्याएं बढ़ती रही। बैंकों के बाहर भीड़ ऐसे बढ़ती गई जैसे तेजी से खत्म हो रही किसी चीज को पाने के लिए लोगों की होड़ लग रही हो। एटीएम और बैंक से केवल सीमित मात्रा में पैसे निकलने से उन लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिनके घर, विवाह व दूसरे बड़े खर्च वाले काम थे। हालांकि पीएम मोदी ने शादी विवाद के कार्ड पर 2.5 लाख तक रुपए देने के लिए बैंकों को निर्देश दे रखे थे, लेकिन बैंक तो पैसा तब दे जब बैंक के पास खुद पैसा हो। बैंकों में पर्याप्त मात्रा में कैश न होने के कारण लोगों को पैसा नहीं मिल पाया, जिससे अब जनता का धैर्य भी खोने लगा। कल तक नोटबंदी के समर्थन में खड़ी रहने वाली जनता अब इसी फैसले के विरोध में प्रदर्शन करने लगी, बैंकों में तोड़फोड़ करने लगी और हाईवे तक जाम करने लगी। फिलहाल साल 2016 तो समाप्त हो गया, लेकिन बैंकों के बाहर अब भी लोगों की भीड़ खत्म नहीं हो रही है और पब्लिक ज्यों की त्यों बैंकों के बाहर अपने ही जमा पैसे लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े होने को मजबूर है। अब सफरनामे में बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त भारत अभियान के तहत जनपद बिजनौर में तेजी से अभियान चलाया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने इस अभियान को बेहद ही गंभीरता से लेते हुए काफी तेजी से ओडीएफ के कार्य को जमीनी स्तर पर करवाया। एक तरफ जहां तेजी से शौचालय बनवाने का कार्य किया गया, वहीं दूसरी तरफ लोगों को खुले में शौच न करने के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन ने स्थानीय ग्राम प्रधानों की मदद से गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाए। खुले में शौच करने वाले लोगों को नकेल कसने के लिए गांव-गांव निगरानी समिति का गठन किया गया, जिसमें निगरानी समिति के सदस्यों को सीटी उपलब्ध कराई गई,
जिनका काम खुले में शौच करने वालों को लोगों को रोकना था। इतना ही नहीं, बिजनौर में ये योजना इतने प्रभावी ढंग से चलाई गई कि उत्तर प्रदेश में पहली बार जिला बिजनौर में 2 लोगों पर खुले में शौच करने पर पंचायत राज एक्ट 1947 के तहत जुर्माना भी लगाया गया। जो गांव खुले में शौच मुक्त होते रहे, जिले के आला अधिकारियों ने उन गांवों को जाकर ग्राम प्रधानों और वहां की जनता का हौसला अफजाई की और लोगों को खुले में शौच करने से होने वाले नुकसानों की जानकारी दी। जो गांव खुले में शौच मुक्त हुए उन्हें इज्जतदार गांव के नाम से घोषित किया गया और लोगों को खुले में शौच न करने की शपथ दिलाई गई। जनपद के आंकड़ों के मुताबिक बिजनौर जिले की 5 तहसीलों में कुल 3012 गांव हैं, जिनमें से 158 गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, जबकि 502 गांवों की खुले में शौच मुक्त होने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं सफरनामे में अपनी अगली खबर की ओर। देश और प्रदेश भर के साथ जनपद भी इस साल बुखार के प्रकोप से अछूता नहीं रहा। जिला बिजनौर में भी इस बुखार ने महीनों लोगों को अपने शिकंजे में लिए रखा। बुखार से कई लोगों की मौतें भी हुई। लोगों में महामारी की तरह तेजी से पैर पसारे रहे इस बुखार से पूरे जनपद भर के लोगों में दहशत का माहौल रहा। गांव के गांव इस बुखार के प्रकोप की चपेट में आने लगे। इस बुखार में कभी हाथ पैरों में तेजी से दर्द होना और खून की उल्टियां आदि होना कुछ ऐसे लक्षण थे जो शुरुआती दौर में लोगों की समझ से बाहर थे। सही समय पर बीमारी का पता न चल पाने और सही उपचार न मिल पाने से लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा था। बुखार के इस सीजन में एक तरफ जहां प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की भरमार थी, वहीं सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों का आलम कुछ ऐसा ही था। बीमारी का प्रकोप बढ़ा तो जिले का स्वास्थ्य विभाग देर से ही सही लेकिन हरकत में आया। गांव में कैंप लगाकर लोगों के सैंपल लिए जाने लगे और इस बीमारी पर शिकंजा कसने की तैयारी की जाने लगी। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं मुहैया कराने का दम भर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इस साल जनपद में 100 से अधिक लोगों की इस बुखार के चलते मौत होने की आशंका जताई जा रही है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की माने तो गत वर्षों की भांति इस साल मलेरिया, डेंगू जैसी कई बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। सफरनामा की आखिरी लेकिन सबसे उम्दा और बेहतरीन खबर। अब तक आपने महिलाओं और युवतियों पर एसिड अटैक की घटनाओं के बारे में बहुत सुना और देखा है। आमतौर पर महिलाओं एसिड अटैक का ज्यादा शिकार होती हैं, लेकिन अगर एक प्रेमिका द्वारा अपने ही प्रेमी को घर बुलाकर उस पर एसिड अटैक करने का मामला सामने आए तो बात थोड़ी अलग सी लगती है। जी हाँ, मंडावर में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहाँ एक प्रेमिका ने खुद अपने ही प्रेमी को पहले तो जन्मदिन के बहाने अपने घर बुलाया और फिर उस पर तेजाब डाल दिया। तेजाबी हमले में गंभीर रूप से झुलसे प्रेमी को अब जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी है कि ये दोनों युवक युवती एक दूसरे से प्रेम संबंधों में थे, लेकिन प्रेमी सूरज जब नौकरी के लिए बाहर चला गया और उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय हो गई तो ये बात प्रेमिका को नागवार गुजरी और उसने अपने प्रेमी सूरज को अपने जन्मदिन के बहाने घर बुलाया और उसकी जमकर खातिरदारी की। लेकिन जब सूरज जाने लगा तो प्रेमिका ने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। प्रेमी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले के आरोपी प्रेमिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जेल भेज दिया। मंडावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, उसमें एक लड़का लड़की जिनमें आपस में अफेयर था। उसके बाद लड़के की शादी तय हो गई है। लड़की ने उस लड़के को अपने जन्मदिन पर बुलाया कि आज मेरा बर्थडे, आ जाओ। लड़का गिफ्ट लेकर गया, लड़की ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। इस संदर्भ में मुकदमा लिखा गया, आगे विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। लड़के का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तो दोस्तों, सफरनामे की इस सफर से लेते हैं विदा और आप सभी को एक बार फिर नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देखते रहिए अभी तक। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।